गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलएलबी थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है और इन क्लासेज के शुरू होने के दौरान हमने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन रूप से हम सभी आपसे रूबरू हों। जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोविड-19 की सेकेंड वेव का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है राजस्थान में और ऑल ऑफ इंडिया आल्सो ओवरऑल द वर्ल्ड। देखिए, ये जो संक्रमण है इतना भयंकर है, इससे बचने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। उस गाइडलाइंस के थ्रू हम सभी को ये निर्देश मिला कि हम ऑफलाइन क्लासेस बंद करें और जहाँ तक संभव हो सके हम आपके लिए ऑनलाइन मोड में आपसे मिलते रहें। एलएलबी थर्ड ईयर के विद्यार्थी, विशेष रूप से मैं उन्हीं के लिए आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ कि मेरी आपकी क्लास में कोई सब्जेक्ट मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे भी इस बात की जिज्ञासा थी, इस बात का मुझे भी हमेशा से ये प्रयास रहा है कि आपकी क्लास मैं चाहे एक दो ही क्लास लूँ, लेकिन आपकी क्लास ज़रूर लूँ। ऑफलाइन मोड में हमारा जो इस प्रकार का जो मेरा जो प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया। अब ऑनलाइन क्लासेज जिसमें आप सभी विद्यार्थियों के द्वारा मुझे संदेश भेजे गए कि थर्ड ईयर में आपकी ऑनलाइन क्लासेज नहीं चल रही है, जो जूम वाली क्लास चल रही है वो क्लास चल ही रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जूम की क्लास में विद्यार्थी बहुत कम उससे जुड़ पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें, इसके लिए मैंने एक प्रयास किया है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर आपके जो ग्रुप हमने बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में भी आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियो जो मेरे और मेरे स्टाफ साथियों के द्वारा बनाए गए हैं वो डाले जाएं। आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, शायद हो सकता है कि आपने जो आपका 8th पेपर है, 8th ए पेपर क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, वो भी शायद आपने पढ़ा होगा और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन मैं केवल यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और ये मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। जो हम आज क्वेश्चन करेंगे निश्चित रूप से आएगा। तो ये सब्जेक्ट है अपराध शास्त्र, दंड प्रशासन एवं पीड़ित शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विक्टिमोलॉजी। ये पढ़ने के लिए, इस सब्जेक्ट पे जाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी प्रकृति और विस्तार उस पे जानना पड़ेगा।
इसका प्रकृति और विस्तार। इसके लिए दो चीज़ें हमें गौर करनी होगी, जो कि सारा विश्व जिसके सामने अपराध नियंत्रण एक समस्या है, ये चुनौती के समान वो ले रहे हैं। दूसरा, अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार रूप से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो इसकी परसेंटेज जो इंक्रीज रेट है, परसेंटेज वृद्धि दर है, उसका अगर हम आकलन करें तो हमारी जो जनसंख्या जो बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि जो होती है, उस जनसंख्या वृद्धि से अपराध संख्या में वृद्धि ज़्यादा होती है परसेंटेज में। अमेरिका से एक छोटा सा उदाहरण लिया गया है, केवल 5 साल का, 1960 से 1965 के बीच में अगर अपराध संख्या देखें इससे 5 वर्ष की अवधि में, तो अपराध की संख्या में 45% इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, जबकि जनसंख्या केवल 8% बढ़ी है इन 5 सालों में। जो इसकी दर है, अपराध की दर, वो 35% है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 5 साल में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है अमेरिका में, वो केवल 8% हुई है, लेकिन अपराधों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 45% हुई है, और जो ये दर है वो 35% के आसपास है। अब स्थिति ये आ गई, सभी देशों ने अपना जो ध्यान है, चाहे वो ऐसे देश जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों ने ध्यान दिया कि तो जनता के हितों की रक्षा की जाए। जनता के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जाए? दूसरा, अपराधों का नियंत्रण करना और उनका उन्मूलन करना। इसके लिए दंड विधि और आपराधिक प्रणाली को अधिक से अधिक सक्षम बनाने के लिए दंड नीतियों एवं अपराधी सुधार नीतियों में व्यापक परिवर्तन आवश्यक हो गया। कि अगर ऐसा करना है, दंड विधि को और आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाना है, तो इसके लिए हमारी दंड नीतियों और अपराध सुधार नीतियों में बड़े परिवर्तन करने होंगे। अपराधियों द्वारा अपराध और अपराधियों के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं परीक्षण के द्वारा अपराधों का नियंत्रण कर अपराधियों के अपराध प्रवृत्ति का उन्मूलन के लिए प्रभावशाली दंड नीति की व्यवस्था ढूंढने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। कि लगातार प्रयत्न हो रहे हैं कि किस प्रकार से अपराधों में नियंत्रण किया जा सके। ऐसा जो अपराधों का नियंत्रण स्थापित करना है और दंड विधि और अपराध शास्त्र को, आपराधिक प्रशासन को मजबूत करना है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपराध और अपराधियों से संबंधित जो संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस है, न्यायालय है, कारागार है, सुधारालय है और प्रोबेशन, पेरोल और निलंबित सजाएं, इनके संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त करके गुण दोषों का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। तो अपराध अपराधियों से संबंधित जो संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे जेल हो, चाहे जो अपराधियों के सुधार के लिए संस्थाएं होती हैं, जो
18 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, विशेषकर हमने देखा होगा और सुना होगा, उनके लिए जेल की व्यवस्था न होकर उनके लिए सुधारालय होते हैं। सुधारालय में उनको भेजा जाता है ताकि वो अपने आचरण में सुधार कर सकें, अपना जो संव्यवहार है उसको भी सुधारा जा सके। इसके अलावा प्रोबेशन, पैरोल, निलंबित सजाएं, इनके संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त की जाए और गुण दोषों के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। अब अपराध शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु, इसके बारे में बात करें। अपराध और अपराधियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, ये ही अपराध शास्त्र की विषय वस्तु है। अपराध का और अपराधियों के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन कह सकते हैं इसको, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। अब कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट की परिभाषाएं पता होने आवश्यक है। तो जाहिर है ये विषय अपराध शास्त्र है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अपराध और दूसरा है शास्त्र। शास्त्र हम विज्ञान को कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा भौतिक विज्ञान को भौतिक शास्त्र कहते हैं, रसायन विज्ञान को रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक इसी तरह से और विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं जिनको हम शास्त्र और विज्ञान दोनों ही बोलते हैं। तो अगर शास्त्र को विज्ञान हम कह रहे हैं तो अपराध शास्त्र का मतलब हो गया कि वह शास्त्र या विज्ञान जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है। ऐसे विज्ञान, ऐसा शास्त्र जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है। परंतु ये जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण है, संकुचित है। ये छोटी परिभाषा है ये। अब ये क्या परिभाषा हुई कि शास्त्र या विज्ञान जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है। ये मामूली सी परिभाषा है, ये तो केवल अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है, परिभाषा इसको नहीं कह सकते। फिर भी ये संकुचित है। अब ब्रॉड जो परिभाषाएं हैं, जो बड़ी परिभाषाएं हैं, जिनको देखने के लिए सबसे पहले इलियट, ये अपराध शास्त्री हैं इलियट, इन्होंने अपराध शास्त्र की परिभाषा दी है, क्रिमिनोलॉजी में बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट दो चीज़ें आई हैं। वैज्ञानिक अध्ययन तो है ही है अपराध का और इसके उपचार का। तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र की परिभाषा अपराध और उसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है। अब अपराध शास्त्र की जो परिभाषा है वो परिभाषा हम अपराध और उसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में कर सकते हैं। ये इलियट महोदय ने अपनी परिभाषा दी है, इसलिए इसको अपराध और उसके उपचार का विज्ञान भी कहा जाता है। द साइंस ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट, अपराध और उसके उपचार का विज्ञान, साइंस ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। इसमें अगर देखा जाए अपराधियों के लिए दंड का इसमें समावेश नहीं है, इसमें दंड की कहीं भी बात नहीं की गई। इसमें अपराध और उसके उपचार की बात की है, अपराध और उसके उपचार का विज्ञान। लेकिन जहाँ परिभाषा में दंड शामिल नहीं होता है, अपराध के साथ दंड नहीं है, तो वो परिभाषा पूरी नहीं हो सकती है। इसमें क्षेत्र और इसके प्रकृति का सही बोध नहीं हुआ है, तो ये परिभाषा अधूरी सी प्रतीत होती है।
दूसरी परिभाषा लेते हैं हम टैफ्ट महोदय की। टैफ्ट, जिसने दो अर्थों में परिभाषित किया है अपराध शास्त्र को। सबसे पहले बृहद अर्थ में, बड़े अर्थ में, बड़े पैमाने पर इसने परिभाषा दी है कि अपराध शास्त्र वह अध्ययन है। अब यद्यपि अभी पूर्ण विकसित विज्ञान नहीं है, ये इसमें मान के चल रहा है कि अभी तक ये पूरी तरह से विकसित विज्ञान नहीं है, जिसकी विषय वस्तु के अंतर्गत अपराध की व्याख्या और उसके निरोध के साथ अपराधियों एवं बाल अपराधियों के दंड अथवा उपचार भी सम्मिलित है। तो इस टैफ्ट ने सारी चीज़ें शामिल कर ली है। इसने अपराधियों और बाल अपराधियों, अपराधी वो हो गए जो कि 18 वर्ष से ऊपर वाले हैं, और बाल अपराधी वो हो गए, इसको अपचारी बोलते हैं, वो बाल अपराधी वो हैं जो कि 18 साल से कम के हैं। तो इनके दंड की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। तो अपराध शास्त्र की जो विषय वस्तु है, यानी अपराध शास्त्र वह अध्ययन है जिसकी विषय वस्तु के अंतर्गत अपराध की व्याख्या की जाती है और इसके निरोध के साथ, निरोध का मतलब रोकथाम, अपराधियों और बाल अपराधियों के दंड अथवा उपचार भी इसमें शामिल है। टैफ्ट ने इसको अभी पूर्ण विकसित विज्ञान नहीं माना है, पूरा विकसित विज्ञान नहीं है, लेकिन इनकी आशा है, उम्मीद है कि आगे चलकर ये विकसित हो सकेगा। अब दूसरी परिभाषा जो टैफ्ट ने दी है वो है संकुचित अर्थ में, छोटे अर्थ में अगर देखी जाए तो वो परिभाषा है अपराध शास्त्र वह अध्ययन है जो अपराध की व्याख्या करने और ये पता लगाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति अपराधी कैसे बन जाता है, यानी व्यक्ति अपराधी कैसे बन जाता है। ऐसा अध्ययन जो अपराध की व्याख्या करना और ये पता लगाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति अपराधी कैसे बन जाता है। छोटी सी परिभाषा है कि व्यक्ति अपराधी कैसे बन जाता है। तो अपराध शास्त्र अपराध की व्याख्या तो करता ही है, इसके अलावा ये पता लगाने का प्रयास भी करता है कि व्यक्ति अपराधी कैसे बन जाता है। तो इस तरह से टैफ्ट महोदय ने अपनी परिभाषा दी है। अब नाम आता है सदरलैंड का। सदरलैंड जो आपके लिए अपने जूरिस्प्रूडेंस में सामंड पढ़ा है, सामंड को आपने बार बार पढ़ा है, हर जगह सामंड, हर जो टॉपिक है तो सामंड की परिभाषा के बिना वो अधूरा लगता है जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक इसी तरह से सदरलैंड भी वो अपराध शास्त्री है जिस अपराध शास्त्री का नाम अगर किसी टॉपिक में नहीं आए तो अधूरापन सा लगता है। यानी कुल मिला के सदरलैंड ने बहुत सारी व्याख्याएं की हैं हर टॉपिक के ऊपर जो कि अपराध शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो सदरलैंड ने जो परिभाषा दी है वो क्रिमिनोलॉजी इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज ए सोशल फिनोमेना। क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज ए सोशल फिनोमेना। अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो सामाजिक घटना, जिसको फिनोमेनोन कहते हैं, के रूप में अपराध का अध्ययन करती है। यानी अपराध को सामाजिक घटना माना जाता है। सदरलैंड ने अपराध को एक सामाजिक घटना, जो समाज में घटने वाली घटना है, उसके रूप में स्वीकार किया है और ज्ञान की एक अलग शाखा इसको निरूपित किया है। वह संपूर्ण ज्ञान, समूचा ज्ञान जो अपराध को एक सामाजिक घटना मानकर उसके संबंध में प्राप्त किया जाए, अपराध शास्त्र है। ये अपराध शास्त्र की परिभाषा दी है कि वो संपूर्ण ज्ञान जो अपराध को एक सामाजिक घटना,
स्वीकार कर उसके संबंध में प्राप्त किया जाए अपराध शास्त्र है। अब इस परिभाषा की जो अनिवार्य शर्त है, जो सदरलैंड की परिभाषा है, उसकी अनिवार्य शर्त यह है कि अपराध एक सामाजिक घटना है। अपराध समाज में घटने वाला एक कृत्य है, तो वो एक सामाजिक घटना के रूप में इसको देखता है सदरलैंड। अब विशेष रूप से हम बात करें यहाँ पे, जो हमने 3-4 जो भी परिभाषाएं देखी हैं, तो इसमें विवाद का विषय है। कोई कहता है इसमें दंड नहीं है, कोई कहता है इसमें वो चीज़ नहीं है, कोई कहता है अलग चीज़ नहीं है। अब एक विवाद का विषय जो हो गया, ये अलग अलग धारणाओं की वजह से, अलग अलग परिभाषाओं की वजह से, इन्हीं कारणोंवश उपयुक्त तो यही होगा कि अपराध शास्त्र वह है जिसका अध्ययन अपराध शास्त्री करते हैं। अब आप देखें इसको कि अपराध शास्त्र वह है जिसका अध्ययन अपराध शास्त्री करते हैं। ये क्या बात हुई भाई? अपराध शास्त्र क्या हो गया? अपराध शास्त्र वो हो गया जिसका अध्ययन अपराध शास्त्री करते हैं। ये रेकलेस ने अपनी परिभाषा दी है। जो रेकलेस अपराध शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि अपराध शास्त्र वह है जिसका अध्ययन अपराध शास्त्री करते हैं। रेकलेस ने ये परिभाषा दी है। अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने कि अपराध शास्त्री कौन है? भाई परिभाषा तो दे दी उधर कि अपराध शास्त्र वह है जिसका अध्ययन अपराध शास्त्री करते हैं। तो अपराध शास्त्री कौन है? ये रेकलेस की परिभाषा के बाद में विवाद उत्पन्न हुआ है। तो रेकलेस की परिभाषा को वैसे तो परिभाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतनी छोटी सी कोई परिभाषा थोड़ी हो सकती है। इन सब को मिलाकर हम एक संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अपराध शास्त्र क्या है? मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें अपराधों का नियंत्रण और अपराधियों का उपचार भी सम्मिलित है। अपराधों का नियंत्रण तो है ही इसमें, और अपराधियों का उपचार भी इसमें शामिल है। तो ये संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र है क्या? अपराध शास्त्र है मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें अपराधों का नियंत्रण एवं अपराधियों का उपचार भी शामिल है। अब ये तो परिभाषाओं का सेक्शन था। अब हम बात करें कि क्या अपराध शास्त्र एक विज्ञान है? प्रश्न ये उठता है कि जब हमने शुरू में अपराध प्लस शास्त्र करके अपराध शास्त्र बनाया था, तो शास्त्र का मतलब विज्ञान वहाँ पर आया था। तो क्या वास्तव में अपराध शास्त्र एक विज्ञान है? तो इसमें अपराध शास्त्रियों में मतभेद है। पक्ष में विपक्ष में बहुत मत दिए हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि अपराध शास्त्र विज्ञान नहीं है। नेगेटिव से लेके चलते हैं कि अपराध शास्त्र विज्ञान नहीं है। अब क्यों नहीं है? सबसे पहला कारण हम देते हैं आपको कि इसमें सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव होता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल इसमें नहीं होते हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत क्या होते हैं? जिसको देश का, यानी कि पूरे संसार में हर स्थान पे इसको स्वीकार किया जाए, वो होता है सार्वभौमिक सिद्धांत। विज्ञान का सार क्या है?
विज्ञान का सार ये है कि सार्वभौमिक सिद्धांतों, ये सार्वभौमिक वैधता के सामान्य सिद्धांत, सार्वभौमिक वैधता के सामान्य सिद्धांत, ये विज्ञान का सार है। यानी विज्ञान चाहे वो किसी भी देश की विज्ञान हो, वो सार्वभौमिक होती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो बनाया और उसमें ये बताया कि कोई भी जो वस्तु होती है जब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो पृथ्वी की तरफ ही लौटती है, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो नीचे की तरफ आएगी। जैसे पेड़ से फल गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये सिद्धांत ऐसा है जो न्यूटन ने दिया है, चाहे अपने देश में तो उसने दिया ही दिया है, इसके अलावा पूरा विश्व इस सिद्धांत को मानता है। ये सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक सिद्धांत जो कि हर कहीं पे सत्यापित किया जा सके, जिसको वेरीफाइड किया जा सके। अपराध शास्त्र में सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव होता है। केवल स्थिर और समरूप इकाइयों के बारे में ही बनाए जा सकते हैं। यानी सार्वभौमिक सिद्धांत केवल स्थिर और एक जैसी इकाइयों के बारे में ही बनाए जा सकते हैं और किसी के बारे में नहीं बनाए जा सकते। अपराध एक स्थिर और समरूप इकाई नहीं है। जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो केवल स्थिर और समरूप इकाइयों के बारे में बनाए जा सकते हैं।